अचानक उसके कंधे पर एक हाथ, ठंडा, जमी हुई हवा जैसी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर आर हॉरर टेल्स। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर आया हूं। होली का टाइम ऐसा खतरनाक टाइम होता है जब नेगेटिव एनर्जीज की पावर बहुत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों को लाइटली ले लेते हैं और फिर उनकी एक गलती उन्हें बहुत भारी पड़ती है। आज का इंसिडेंट है अदिति का, जो जयपुर से बिलोंग करती है। अदिति एक चिल टाइप की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे भूत प्रेत, जादू टोना टोटका इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और इसी वजह से उससे एक ऐसी गलती हुई जिसकी सजा उसे बहुत भारी पड़ी। अदिति अपने दोस्तों के साथ होली से 2-3 दिन पहले स्कूटी पर घूम रही थी। इनका 8-10 दोस्तों का पूरा ग्रुप था। ये लोग घूमते घूमते होली की प्लानिंग भी कर रहे थे कि क्या मस्ती करेंगे। दोस्तों में से एक का फार्म हाउस था। सबने डिसाइड किया कि फार्म हाउस में स्विमिंग पूल भरवाएंगे और होली की पार्टी वहीं करेंगे। इसी दौरान इनकी नजर सड़क के बीच में बैठी एक औरत पर पड़ती है। वो औरत सुनसान चौराहे के बिल्कुल बीच में बैठी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और सामने एक दिया जलाकर कुछ पूजा जैसा कर रही थी। दोस्तों ने गाड़ी दूर रोक ली और उसे देखने लगे। वो औरत कभी हाथ ऊपर उठाती, कभी हाथ सिर पर रखती, कभी ऐसे जैसे किसी को बुला रही हो, कभी हाथ हवा में ऐसे फेंक रही थी जैसे कुछ उतार रही हो। ये सब देखकर लड़के पहली बार बहुत कंफ्यूज हुए। ग्रुप में से एक लड़का बोला, ये टोटका कर रही है। बाकी सब हंस पड़े, लेकिन वो औरत खड़ी हुई, दिए के 6-7 चक्कर लगाए, फिर दोनों हाथों से जमीन को घुमाने जैसा कुछ किया, फिर चप्पल उतारकर जमीन पर 3 बार मारी। एक चप्पल इस तरफ रखी, दूसरी ऑपोजिट तरफ, और दोनों को झुककर प्रणाम किया और फिर वहां से चली गई। रश्मि बोली, ये क्या कर रही थी? आशु बोला, होला स्टक में शुभ काम नहीं होते, इस टाइम नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अदिति मजाक उड़ाते हुए बोली, यार आशु, तुझे पढ़ा के तेरे घर वालों ने पैसे बर्बाद किए, इंजीनियरिंग कर रहा है और ये सब मानता है। सब हंस दिए। फिर अदिति बोली, गेम खेलो, स्पिरिट गेम। सबने पूछा, ये क्या है? अदिति बोली, अगर तुम में से कोई उस टोटके को बिगाड़ आए तो होली की पार्टी मेरी तरफ से फ्री। सब डर गए, किसी ने हाँ नहीं की। फिर रश्मि बोली, ठीक है, अगर तू कराए तो तुमको पार्टी हम देंगे। अदिति मुस्कुरा दी और चौराहे की तरफ चल दी। सबको लगा कुछ स्टेप पर ही डरकर वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं। अदिति टोटके के पास गई। वहां सफेद पाउडर से गोला बना था। उसमें सिंदूर के खाने, चूड़ियां, मिठाई, राई, मिर्ची, लौंग और बहुत से सामान अरेंज थे। वो सब देखकर अदिति बोली, कितने डरपोक हो तुम लोग। वो चूड़ियां उठाकर फेंकने लगी, नारियल फेंक दिया, सारा सामान मिक्स कर दिया, दिया बुझा दिया, पूरा टोटका तहस नहस। आशु दूर से चिल्लाया, मत कर अदिति, मत कर। लेकिन देर हो चुकी थी। एक पोटली भी पड़ी थी। अदिति ने उसे भी उठाकर फेंक दिया और फिर वो टोटके के बिल्कुल बीच में खड़ी हो गई, सिर नीचे झुकाकर, बिल्कुल स्टिल। सब घबरा गए। 1 मिनट बाद अदिति ने अचानक झटके से गर्दन उठाई और बहुत जोर से डायन जैसी हंसी हंसने लगी। वो अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर हंस रही थी। सब डर कर पीछे हटे। अचानक अदिति बहुत तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। 2-3 लोग स्कूटी में फंसकर गिर गए। अदिति ताली बजाकर हंसने लगी, फट्टू हो तुम लोग, मस्ती कर रही थी। सब गुस्से में आ गए। उसी समय उसके पीछे से एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो एकदम स्टिफ हो गई। अदिति बोली, अभी मेरे पीछे से कुछ आया, अजीब सा, लेकिन सबने सोचा ये भी मजाक ही है। सब गुस्से में थे, खासकर रश्मि। सब घर चले गए। अदिति के मन में सिर्फ वही हवा का झोंका घूम रहा था। अदिति जब घर पहुंची, उसका मूड बिल्कुल खराब था। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के अंदर कोई चक्कर काट रहा हो। कमरा पहले की तरह नहीं लग रहा था, जैसे कोई एनर्जी घूम रही हो और दीवारों के बीच कोई हलचल हो। उसने सोचा, शायद मेरा ही वहम हो। अदिति अपने बिस्तर पर लेटी और फोन चेक कर रही थी।
अचानक उसे अपने पीछे से किसी की भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। थप थप थप। वो पीछे पलटी। कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा शायद पापा बाहर घूम रहे होंगे। उसने अनदेखा किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। सांस लेने की आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ। अदिति घबरा गई, लेकिन उसने डर को दबाकर फोन में लगी रही। 5 मिनट बाद अचानक उसके पीछे अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे, एक अजीब सी आवाज के साथ। अदिति चौंक कर उठी, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद सही से बंद नहीं किया होगा। फिर वो अलमारी के पास गई, दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, अलमारी फिर से अपने आप खुल गई। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। अदिति ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और पूरे कमरे को स्कैन किया। कुछ नहीं, पर एक चीज बदल चुकी थी। कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया था, ठंड जैसे किसी फ्रिज के अंदर खड़ी हो। अदिति धीरे धीरे बिस्तर पर लौट आई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो चीज उसके पीछे खड़ी थी वो अब उसके सामने आने वाली थी। अगली सुबह अदिति की मां ने पूछा, रात को अलमारी क्यों खोल रही थी? अदिति चौंक गई। मैंने नहीं खोली, मां बोली। रात को आवाज आ रही थी, 2 बार लगातार। अदिति चुप रही। उसे अब यकीन हो चुका था कि जो कुछ हो रहा है वो सामान्य नहीं है। शाम को 7 बजे सब लोग कॉलोनी की होलिका देखने गए। अदिति भी दोस्तों के साथ गई, लेकिन होलिका जलने के समय उसका ध्यान बार बार पीछे एक लंबी काली परछाई पर जा रहा था। वो परछाई दूर खड़ी थी, लेकिन अदिति की तरफ ही देख रही थी। पहले उसे लगा अब उसका वहम है, लेकिन जब दूसरी बार देखा, वो परछाई अब थोड़ी और नजदीक थी। अदिति डरने लगी। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? अदिति बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी चक्कर आ रही है। लेकिन असल में उसे ऐसा लग रहा था कि वो परछाई उसका पीछा कर रही है। रात के 12 बजे होलिका दहन के बाद घर के सब लोग सो गए। अदिति अपने कमरे में थी। रात के 12 बजे अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इतना तेज कि पूरा कमरा हिल गया। अदिति डर गई। वो दौड़कर दरवाजा खोलने गई, लेकिन दरवाजा लॉक था, अंदर से लॉक, जो उसने लगाया ही नहीं था। उसी समय कमरे की लाइट्स एकदम फ्लिकर होने लगी, टिम टिम टिम, फिर बंद। अब कमरा सिर्फ मोबाइल की हल्की सी रोशनी से रोशन था। अदिति धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अचानक कमरे के कोने में खड़ी परछाई थोड़ी हिली। अदिति का दिल रुक गया। वो वहीं जम गई। वो परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, ऊपर की तरफ, फिर और लंबी, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई और चीज हो। अदिति ने कांपते हुए बोला, कौन है? उस परछाई से एक सीटी जैसी आवाज निकली, बहुत धीमी, बहुत खतरनाक, जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। मुझे वापस कर। अदिति समझ गई, ये उसी चीज की आवाज है जिसका टोटका उसने तोड़ा था। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से वो परछाई धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी। उसकी सांस, उसकी चाल, सब सुनाई दे रहा था। अचानक उसने अदिति के कंधे पर ठंडी बर्फ जैसी पकड़ रख दी। अदिति चीख पड़ी, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। जब अदिति की आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर थी। उसके कपड़े उलझे हुए थे, गर्दन पर नीले निशान थे और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मां ने पूछा, रात को क्या हुआ था? अदिति कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अब उसे पता था कि वो चीज अभी गई नहीं है, वो उसके साथ है। अदिति के पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। उसकी मां ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और अदिति को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने एमआरआई, ब्लड टेस्ट और अलग अलग टेस्ट किए, पर सब कुछ नॉर्मल आया। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे, एकदम से ये कैसे हुआ? अदिति के पैर बिल्कुल ठंडे थे, नीचे से कमर तक कोई सेंसेशन नहीं थी, लेकिन पैरालिसिस नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा, कुछ दिन यहीं एडमिट रहने दीजिए, शायद नर्वस कोऑर्डिनेशन में टेम्परेरी प्रॉब्लम हुई हो। अदिति ने अपने दोस्त स्वप्निल को कॉल किया। उसने सारी बात बताई। स्वप्निल बोला, देखो थोड़ा रिलैक्स करो, तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक कर रहा है। हेडफोन्स लगाओ, हनुमान चालीसा रिपीट पर लगाओ, मॉर्निंग में अंकल आंटी को बताना मैं भी आता हूं। अदिति ने ऐसा किया और थोड़ी देर बाद सो गई। अदिति उठी, बेड से खड़ी होने लगी और गिर गई। उसके पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वो जोर जोर से रोने लगी, माँ मेरे पैर नहीं हिल रहे। माँ दौड़ी, पापा को बुलाया, सब डर गए। डॉक्टर्स ने फिर से चेक किया,
सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन पैर वर्क नहीं कर रहे। अदिति दिन भर दर्द में रही, दवाइयां और इंजेक्शंस दिए जा रहे थे, लेकिन पैर बिल्कुल ठंडे और नॉन रिस्पॉन्सिव थे। स्वप्निल और बाकी दोस्तों ने हॉस्पिटल पहुंचकर देखा, सब शॉक्ड थे। अदिति बेड में लेटी थी, बिल्कुल डर के मारे पसीने में भीगी हुई। अदिति बार बार बोल रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो इतना डर चुकी थी कि बेहोश हो गई। सभी दोस्त समझ गए कि ये सब उस टोटके की वजह से हुआ था। सब डर और घबराहट में थे। डॉक्टर्स ने एडवाइस दी कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराएं। मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरी है। नर्स को गाइड किया गया कि अदिति की ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रहे। दोस्त, माँ बाप और स्वप्निल सब उसके पास बैठ गए। अदिति धीरे धीरे होश में आई, लेकिन उसके मन में डर अभी भी था। उसने जाना कि जो मजाक उसने टोटके के साथ किया था, उसका परिणाम इतना भयानक हो सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि होलिका दहन से पहले का समय बहुत सेंसिटिव है। नेगेटिव एनर्जी उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। जादू टोना या टोटके के साथ खेलना कभी भी सेफ नहीं होता। दोस्तों, कभी भी मजाक के लिए सुपरनैचुरल चीजों के साथ ना खेलें।